हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर फर्स्ट से हायर एजुकेशन का पार्ट 3। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय विश्वविद्यालय संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1978, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1976 या ऑप्शन डी 1973। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी 1973 में भारतीय विश्वविद्यालय संघ या एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना हुई थी। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय विश्वविद्यालय संघ भारतीय विश्वविद्यालयों का एक स्वैच्छिक संगठन है और यह सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकृत है। यह विश्वविद्यालय प्रशासकों और शिक्षा शास्त्रियों के विचारों का आदान प्रदान करने और सामान्य चिंताओं के मामलों में विचार विमर्श करने का एक मंच है। ठीक है, और यह उच्च शिक्षा के सूचना ब्यूरो के रूप में भी कार्य करता है। तो अगर इस भारतीय विश्वविद्यालय संघ का कार्य की बात की जाएगी तो ये उच्च शिक्षा के सूचना ब्यूरो के रूप में भी कार्य करता है। ये कई तरह के प्रकाशन जैसे शोध पत्र हो गया और एक ये पत्रिका भी प्रकाशित करता है जो कि जिसका नाम है यूनिवर्सिटीज़ न्यूज़। तो अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाए यूनिवर्सिटीज़ न्यूज़ नामक पत्रिका कौन प्रकाशित करता है, तो वो आपका भारतीय विश्वविद्यालय संघ प्रकाशित करता है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विश्व में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1969 में कहाँ हुई? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी इंग्लैंड में विश्व का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय या ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1969 में हुई थी। आइए जानते हैं ओपन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। जैसे कि मुक्त विश्वविद्यालय, ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय भारत, यूके व अन्य देशों में भी कार्य कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश व नामांकन की नीति खुली व शिथिल होती है, अर्थात विद्यार्थियों को अधिकांश स्नातक स्तर के प्रोग्राम में प्रवेश लेने के लिए या उनके पूर्व शैक्षिक योग्यताओं की जरूरत का बंधन नहीं लगाया जाता है। भारत में 14 खुले विश्वविद्यालय तथा 75 नियमित विश्वविद्यालय और कई अन्य संस्थाएं जो दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम चलाते हैं। और बात की जाएगी भारत में प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की, जो कि आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय है। ये आंध्र प्रदेश में खुला और इसकी स्थापना 1982 में हुई तथा इसकी स्थापना जो जी राम रेड्डी द्वारा की गई थी। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मूल्य शिक्षा या वैल्यू एजुकेशन प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। ऑप्शन ए शास्त्रीय ग्रंथों पर चर्चा, ऑप्शन बी मूल्यों पर व्याख्यात्मक या परिसंवादात्मक विवरण, ऑप्शन सी मूल्यों पर संगोष्ठियाँ या परिसंवाद, ऑप्शन डी मूल्यों पर आदर्शात्मक प्रस्तुति या विमर्शी पत्र। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी मूल्यों पे आदर्शात्मक प्रस्तुति या विमर्शी पत्र जो है वो मूल्य शिक्षा या वैल्यू एजुकेशन का सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। आइए जानते हैं मूल्य शिक्षा के बारे में। मूल्य शिक्षा, तो पहले मूल्य शिक्षा को जानने से पहले हम शिक्षा को जानते हैं। तो शिक्षा जो है वो एजुकेशन शब्द से बना है, जो कि लैटिन भाषा के एजुकेयर से बना है, जिसका तात्पर्य होता है टू लीड, टू ड्रॉ या टू एक्वायर, मतलब आगे बढ़ना, निकलना या खींचना। तो इसका तात्पर्य होगा जो भी बातें व्यक्तित्व या चरित्र के निर्माण का सारभूत होती है या उसे अर्जित करना या उसकी प्राप्ति की ओर अग्रसर कराना ही शिक्षा होती है। वहीं मूल्य जो होते हैं उसको अंग्रेजी भाषा में वैल्यू बोलते हैं और वैल्यू की जो निष्पत्ति है वो लैटिन के वैल्यूअर शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है टू बी वर्थी। इसका अर्थ होता है सार या महत्व। अतः यह सार या महत्व किसी के परिणाम, प्रभाव, गुण के संदर्भ में मापित किया जाता है। तो मूल्य जो होते हैं वो हमारे जो भी व्यवहार होते हैं उसका माप या परिणाम या प्रभाव होता है, यही आपका मूल्य होता है। वही मूल्य उन्मुखी शिक्षा वह है जो व्यक्ति के मनोदैहिक,
बच्चों के समग्र विकास के साथ साथ उसके सामाजिक मूल्यों के प्रति बोध जागृत कर सके, जैसे कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की गरिमा अनुभूति के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय भावों के अनुरूप व्यक्तित्व के विकास करने में भी सहायक होता है। और इसमें जो है परिवार के साथ साथ इसमें समाज और राष्ट्र के कर्तव्यों और कर्मों को भी साथ साथ निभाता है और साथ साथ इसकी शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार मूल्य उन्मुखी शिक्षा में व्यक्ति के निहित संभावनाओं के संपूर्ण विकास के साथ साथ सामाजिक एवं राष्ट्रीय आकांक्षाओं के पूर्णीकरण व आदर्शात्मक समाहित किया गया है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। NMEICT का अर्थ है ऑप्शन ए नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, ऑप्शन बी नेशनल मिशन ऑन गवर्नेंस थ्रू ICT, ऑप्शन सी नेशनल मिशन ऑन ई-कॉमर्स थ्रू ICT या ऑप्शन डी नेशनल मिशन ऑन ई-लर्निंग थ्रू ICT। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। यह आपका NMEICT का फुल फॉर्म है। आइए जानते हैं नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT क्या होता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे कि शिक्षा मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं, कि कार्यक्रम प्रसारण सूचना और संचार प्रौद्योगिकी NMEICT के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन ICT के संभावित लाभ उठाने के लिए अच्छी गुणवत्ता की सामग्री देश में सभी शिक्षार्थियों को निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए इसका गठन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत जैसे कि आपका स्वयं ये यंग एस्पायरिंग माइंड्स के लिए एक्टिव लर्निंग की स्टडी वेब्स ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पेशकश के एक एकीकृत मंच है जो स्नातकोत्तर स्तर पर तथा 9वीं से 12वीं को कवर करता है। ये ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का उपयोग न केवल छात्रों द्वारा किया जाता है बल्कि शिक्षकों और गैर छात्र शिक्षकों द्वारा भी आजीवन सीखने के रूप में किया जाता है। तो ये जो स्वयं है ये भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गई एक ई-शिक्षा कार्यक्रम है जिसे शिक्षा के 3 आधारभूत सिद्धांतों अर्थात पहुंच, निष्पक्षता व गुणवत्ता को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जो कि आपकी 9वीं से लेकर 12वीं तक के लिए है। तथा इससे जो है स्वयं एक मूक प्लेटफॉर्म है। मूक का मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है, ठीक है। तो और जो इसमें दूसरी बात की गई है स्वयंभू प्रभा या 24/7 आधार पर देश की लंबाई चौड़ाई के DTH डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 32 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनलों को करने की एक पहल है। वहीं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसे NDL बोलेंगे, यह एकल खिड़की खोज सुविधा के साथ सीखने के संसाधनों के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की परियोजना है। वर्तमान में NDL के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं और ये कार्य IIT खड़गपुर को राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी के समन्वय और स्थापना का दायित्व दिया गया। मतलब इसके माध्यम से ये जो NDL है इसका मतलब होगा राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये IIT खड़गपुर को दिया गया। इस परियोजना का उद्देश्य यही था कि इस डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से लोगों को अधिक से अधिक सुविधाएं दी जा सकें। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के निम्नलिखित में से क्या उद्देश्य हैं? 1. सरकारी संस्थाओं में समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। 2. गुणवत्तापूर्ण सांख्यों की प्राप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना। 3. वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाएं सृजित करना। या 4. अपर्याप्त अवसंरचना वाले विश्वविद्यालयों को स्वायत्त महाविद्यालयों में अधोस्थानांतरण करना। तो नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 1, 3 और 4 या ऑप्शन डी 1, 2 और 4। आपका आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3, जो कि आपका सही है। ये रूसा के बारे में दिया गया है कि सरकारी संस्थाओं की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना, ये इसके अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरा, गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराना और तीसरा, वर्तमान स्वायत्त महाविद्यालयों के उन्नयन के माध्यम से नई संस्थाओं को सृजित करना। यह आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत आएगा। आइए जानते हैं राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के बारे में, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में रूसा भी बोलते हैं। ये एक केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है जो पात्र
जो पात्र राज्य उच्चतर शैक्षिक संस्थानों को वित्त पोषित करने के उद्देश्य से वह सन 2013 में गठित किया गया। इसमें जो केंद्र वित्त पोषण है वो सामान्य वर्ग के जो राज्य होंगे उनमें 65 और 35 के अनुपात में होगा। मतलब 65% आपका वित्त पोषित केंद्र करेगा और 35 आपका राज्य करेगा जिस भी राज्य में होगी। वहीं विशेष वर्गों के राज्यों के लिए 90 और 10 के अनुपात के मापदंड पर आधारित और आउटकम अधीन होगा। तो इसमें ये दिया गया है कि जो आपके केंद्र का वित्त पोषण होगा वो सामान्य वर्ग के जो होंगे उसमें 65 और 35 का अनुपात होगा। जो विशेष वर्ग के होंगे उसमें 90 आपका केंद्र सरकार का वित्त पोषित रहेगा और 10 आपका राज्य से रहेगा। वहीं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल सन 2017 से 31 मार्च सन 2020 तक के जारी रखने की अनुमति दी है। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार राज्यों को उच्च शिक्षा के लिए निधि आवंटित करती है। रूसा के तहत सरकार का लक्ष्य सन 2020 तक कुल नामांकन अनुपात 20% से बढ़ाकर 30% करने का उद्देश्य रखा गया है। इसके उद्देश्य हैं शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार को सुनिश्चित करना, सभी उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में गुणवत्ता संकाय की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करना और रोजगार के सभी स्तरों में क्षमता निर्माण को सुनिश्चित करना। और तीसरा इसमें दिया गया उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में अनुसंधान और नवाचार के क्षेत्र में समर्पित करने के लिए योग्य पर्यावरण का निर्माण करना। और वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के उच्चतर शिक्षा में पर्याप्त अवसर देना तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में समानता का सुधार करना और महिलाओं, अल्पसंख्यकों और निःशक्त जनों को समावेशन का प्रोत्साहन देना, ये उसके उद्देश्य रखे गए हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के अधीन डिग्री देने या प्रदान करने के लिए सक्षम है? 1. संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय। 2. विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय। 3. भाषाई अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या संस्था। 4. विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। तो नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चयन कीजिए। A 1 और 2, B 1, 2 और 3, C 1, 2 और 4 या D 1, 2, 3 और 4। तो एक बार आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 1, 2 और 4 सही है, जो कि यूजीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय, दूसरा विधानमंडल के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय और तीसरा विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था। आइए जानते हैं यूजीसी के बारे में। भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या शॉर्ट फॉर्म में यूजीसी बोलेंगे, ये केंद्र सरकार का एक आयोग है जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देता है। यही आयोग सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान का प्रदान करने का भी कार्य करता है। इसके मुख्यालय की बात की जाएगी तो ये दिल्ली में है। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय पुणे, भोपाल, कोलकाता, हैदराबाद, गुवाहाटी और बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना यूजीसी की 1956 में की गई तथा अध्यक्ष की इस समय वर्तमान की बात की जाएगी तो वो प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत का सबसे पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी पंजाब। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा में भारत का पहला प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। आइए जानते हैं प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय के बारे में। जैसे कि प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय को भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। ये प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 23 मई सन 2013 को बिनोला, गुड़गांव, हरियाणा में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। यह विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से स्वायत्त संस्था होगी। इसे संसद के अधिनियम के तहत गठित किया जाएगा तथा राष्ट्रपति जो होंगे वो विश्वविद्यालय के विजिटर होंगे और रक्षा मंत्री इसके चांसलर रहेंगे। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिशों का आशय क्या है? ऑप्शन ए ज़्यादा अध्यापन के पदों को बनाना, ऑप्शन बी उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिले को यकीनी बनाना, ऑप्शन सी निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के स्थान पर सरकारी संस्थाओं को स्थापित करना या ऑप्शन डी
ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को शहरी क्षेत्र में संस्थानों में तीव्र गति से लाना। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के दाखिले को यकीनी बनाना। ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा 1500 विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की सिफारिश की गई थी। आइए जानते हैं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना 13 जून सन 2005 को हुई। ये भारत के प्रधानमंत्री की सलाह के लिए स्थापित उच्च स्तरीय सलाहकार संस्था है। तो अगर बात की जाएगी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, जो कि ये एक सलाहकार संस्था है जो कि सन 2005 में स्थापित की गई, ठीक है। और इसकी जो पहले अगर अध्यक्ष की बात की जाएगी वो आपके सैम पित्रोदा थे, तथा इसका काम नीति निर्देशन तथा सुधार की दिशा तय करना था। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, कृषि, उद्योग, ई प्रशासन जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों आदि पर ध्यान केंद्रित करना भी इसके कार्य का हिस्सा है। ज्ञान को सुलभ बनाना, ज्ञान व्यवस्थाओं की रचना और उनका संरक्षण करना, ज्ञान तथा बेहतर सेवाओं को फैलाओ इस आयोग की मुख्य चिंता का विषय था। वहीं राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो ध्यान था वो शिक्षा से लेकर ई प्रशासन तक के था। तो ज्ञान तंत्र में 5 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। एक आपका सुलभता, जिसमें ज्ञान की सहज सुलभता हो। दूसरा सिद्धांत, जिसमें शिक्षा के सभी स्तर और रूपों की बात की गई। तीसरी इसमें रचना की बात की गई, जिसमें ज्ञान के प्रभावकारी रचना, उपयोग, ज्ञान प्रणालियों का और सेवाएं जैसे ई प्रशासन की। ये आपके 5 सुलभता, सिद्धांत, रचना, उपयोग और सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सैडलर आयोग को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कोठारी आयोग, ऑप्शन बी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, ऑप्शन सी राधाकृष्णन आयोग या ऑप्शन डी हार्टोग समिति। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। तो सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं सैडलर आयोग के बारे में। सैडलर आयोग का गठन 1917 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में किया गया। इस आयोग में 2 भारतीय भी, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद सदस्य थे। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक स्नातकोत्तरीय शिक्षा पर भी अपना मत व्यक्तित्व किया। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए था, इसीलिए सैडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी जाना जाता है। सैडलर आयोग ने 1904 ईस्वी में विश्वविद्यालय अधिनियम के कड़े शब्दों में निंदा की और अपने आयोग में कुछ सुझाव दिए, जिसमें उन्होंने इंटर व उत्तर माध्यमिक परीक्षा को माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा के मध्य विभाजन रेखा बनाया कि माध्यमिक शिक्षा और इंटर शिक्षा के बीच और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच एक विभाजन रेखा इन्होंने बनाई। और स्कूली शिक्षा इन्होंने 12 वर्ष की होनी चाहिए तथा इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर के लिए 3 वर्ष की शिक्षा होनी चाहिए। कलकत्ता विश्वविद्यालय के कार्य के भार को कम करने के लिए आयोग ने ढाका में एकाकी विश्वविद्यालय की स्थापना का भी सुझाव दिया। वहीं आयोग ने ढाका और कलकत्ता विश्वविद्यालयों में अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक शिक्षा विभाग खोलने की भी सलाह दी। आयोग ने व्यावसायिक कॉलेज खोलने की ओर भी सरकार का ध्यान खींचा। वहीं सैडलर आयोग के सुझाव पर उत्तर प्रदेश में एक बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की भी स्थापना की गई। विद्यालयों की स्थापना 1913 ईस्वी में शिक्षा संबंधी नीति, 1917 में आपके सैडलर आयोग के सुझाव आए, 1916 ईस्वी में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, 1916 में ही बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की, 1917 में पटना विश्वविद्यालय। और सैडलर आयोग को याद रखिएगा 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय, 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय के संचालन का जो जिम्मा होता है वो राज्य का हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के कितने क्षेत्रीय केंद्र हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी 6 क्षेत्रीय केंद्र है जो कि भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के। आइए बात करते हैं भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के बारे में। भारतीय सामाजिक अनुसंधान परिषद, जिसे इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च या ICSR
SSR भी कहते हैं। ये भारत की एक परिषद है जो सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देती है और इसकी स्थापना अब 1969 में हुई। इसके वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो ब्रज बिहारी कुमार है। और अगर बात किया जाए कि ICSSR कहाँ स्थित है तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चंस और उनकी व्याख्या पसंद आ रही होगी। और ये जो आपके क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर से ही रिलेटेड क्वेश्चंस है और व्याख्या भी इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस घुमा फिरा के ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसके 2 पार्ट और भी हैं वो देखना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।